current electricity. So this is a new chapter that we are going to study. It's actually a very important chapter if you see, because इस चैप्टर का बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता है. जैसे घर में हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चीजें देखते हैं, जैसे फैन का चलना, ट्यूबलाइट का चलना, बल्ब का चलना, उन सब के पीछे जो फिजिक्स चल रही है वो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में है. पूरी तो नहीं, बट कुछ एलिमेंट्री पार्ट उसका. सो दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो विल डेल्व इनटू दिस चैप्टर और हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. I hope all of you will find it interesting. Okay, now सबसे पहले क्वेश्चन है कि what is current? करंट होता क्या है? तो करंट का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्लो. फ्लो मतलब कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है तो हम करंट की बात करते हैं. जैसे कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है रिवर में तो हम बोलेंगे यहाँ पे वाटर करंट है. वैसे ही अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है राइट की तरफ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है. तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज. तो ये तो हमने फिजिकली समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. अब उसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे. लेट्स सी हाउ. सो इलेक्ट्रिक करंट को आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और उसको डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली Q बाई टी. व्हाट इज Q, व्हाट इज टी? तो यहां पे आप जिस मटेरियल से चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया मैंने, ए. और किसी भी टाइम टी में यहां से कुछ चार्ज क्रॉस कर जाएगा, किसी भी टाइम टी में यहां से चार्ज Q क्रॉस कर जाएगा, तो दैट Q बाई टी इज करंट. तो करंट का मतलब है कि टी टाइम में यहां से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है. दिस फॉर्मूला मेक सेंस, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर Q ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा. सही है, क्योंकि यहां से अगर ज्यादा चार्ज क्रॉस कर रहा होगा, ज्यादा चार्ज क्रॉस कर रहा होगा, इसका मतलब करंट क्या है, ज्यादा. सिंपल सी बात है. अब हम करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे. डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की एक डायरेक्शन होती है. तो जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है. वेरी सिंपल. अब आप देखें, मान लीजिए आपके पास निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, निगेटिव चार्ज, तब हम बोलते हैं कि करंट की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट की तरफ. तो आप ध्यान दें, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो फ्लो के लॉन्ग ही हम करंट की डायरेक्शन बताएंगे, और अगर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन फ्लो के अपोजिट बताएंगे, अपोजिट. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब देखिए आप जरा सा, ये सिचुएशन बहुत सिंपल है क्योंकि चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, फ्लो की डायरेक्शन इधर है और करंट भी इधर ही है. लेकिन ये वाला जो केस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इसमें फ्लो जो है वो इधर की तरफ है लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर है. तो कई बार ये सिचुएशन को सोचना, एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है. कौन से चार्ज के कारण करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण या निगेटिव चार्ज के कारण, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है. उस केस में हम इस सिस्टम का एक इक्विवेलेंट बनाते हैं. इक्विवेलेंट तो हम क्या करते हैं कि यहां पे अगर निगेटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है तो हम सोच लेते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है. इससे करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी. और अगर हमारे लिए सिर्फ करंट की डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कई बार ऐसी ही सिचुएशन होती है. और ये इक्विवेलेंट बनाने में फायदा क्या है, क्योंकि अब चार्ज भी इधर ही फ्लो करता हुआ दिखेगा और करंट भी इधर, तो एनालाइज करना आसान हो जाता है. आप समझे मेरी बात को, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. पॉजिटिव चार्ज में जिधर फ्लो हो रहा होता है उधर ही करंट डिफाइन करते हैं. निगेटिव चार्ज जिधर फ्लो कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट डिफाइन करते हैं. क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए कई बार सोचना डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम ऐसा सोच लेते हैं कि अगर निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव उसके अपोजिट इधर फ्लो कर रहा है. वैसा सोचने से करंट की जो डायरेक्शन है वो अभी भी वही रहेगी. तो बहुत सारे केसेस में ये इक्विवेलेंट बहुत सही काम करता है. और अब इसको एनालाइज करना आसान हो जाता है क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो भी इधर ही हो रहा है चार्ज का, और करंट भी इधर ही है. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर. सो देखें आप कि हमने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात की और निगेटिव चार्ज के फ्लो की बात की.
बट इस चैप्टर में हम सिर्फ कंडक्टर पे फोकस करने वाले हैं, कंडक्टर्स पे। और कंडक्टर में सिर्फ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही मूव करते हैं, और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे, यानी निगेटिव चार्ज के फ्लो की बात करेंगे। कुछ और भी सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, लेकिन इन दिस चैप्टर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच सब्सटेंसेज। तो अब देखेंगे कि वो जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर में कैसे मूव करते हैं, हाउ डू दे मूव इनसाइड कंडक्टर। तो उसको समझने के लिए आप एक एनालॉजी लें। आप ऐसा सोचें कि एक बॉक्स में गैस बंद है, गैस। तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। क्यों रैंडम मोशन करते हैं? क्योंकि कोई मॉलिक्यूल चलता है, थोड़ी दूर जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाता है। टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो मान लो इधर आ गया, फिर टकराया, कोलिजन हुआ, तो फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और यही सिलसिला चलता रहता है, जिसके कारण रैंडम मोशन होता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो आप सोचें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी रैंडम मोशन ही कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे ये इलेक्ट्रॉन चला फ्री मूव करने के लिए, तो ये चला आगे, चला आगे, चला आगे गया, कुछ देर बाद ही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से टकरा गया। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर आ गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और यही सिलसिला चलता रहता है, जिसके कारण ये भी रैंडम मोशन करता है। तो कई बार हम ऐसा ही बोलते हैं कि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन गैस होती है। तो इलेक्ट्रॉन गैस बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, गैस की तरह मूव कर रहे होते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गैस होती है। हम यहां पे एक टर्म देखें, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कोलिजन्स। मतलब दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, दो कोलिजन के बीच में, उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। हालांकि इन दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा, फिर इन दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वैसे इन दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है। तो हर दो कोलिजन के बीच में अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है। तो उन अलग अलग डिस्टेंसेस का हम एवरेज ले लेते हैं, इसलिए यहां लिखा गया एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कोलिजन्स। द नेक्स्ट टर्म इज रिलैक्सेशन टाइम। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन मतलब कोई भी दो कोलिजन होने के बीच में जो टाइम बीतेगा, कोई भी दो कोलिजन होने के बीच में जो टाइम बीतेगा, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब इस कंडक्टर को हम हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे, तो इसमें रैंडम मोशन भी बढ़ता है। मतलब हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रैंडम मोशन होते हैं, ज्यादा रैंडम मोशन होते हैं। और ये जो टाउ होता है ये कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का क्या मतलब है? कि अब ज्यादा रैंडम मोशन हो रहा है और जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, दो कोलिजन के बीच का टाइम कम होगा, तो जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रैंडम मोशन इंक्रीजेस, ड्यू टू विच दो कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाता है, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ओके, तो आप बताएं कि ये अगर कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन कर रहा है इस तरीके से, तो क्या यहां पे करंट फ्लो कर रहा है? क्या यहां पे करंट फ्लो कर रहा है? द आंसर इज नो, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? एज नो फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे जो चार्ज है वो फ्लो नहीं कर रहा है। फ्लो नहीं मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करें, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां फ्लो नहीं हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन। तो कोई फ्लो नहीं है, इसलिए यहां पे देयर इज नो करंट, करंट इज जीरो, करंट इज जीरो। इसको आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहा है, तो मान भी लेंगे इसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी टाइम पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट टाइप्स ऑलमोस्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, तो एक इधर मूव कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को करंट को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल। इसलिए when the electron is doing random motion inside a conductor, current is equals to 0. तो अब सवाल ये है कि इस कंडक्टर में
करंट कैसे फ्लो करवाया जाए। तो देखें उसको। तो करंट फ्लो करवाने के लिए हम कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। जैसे कि सपोज करो इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, तो इसके कारण आप करंट फ्लो करने लगेगा। देखिए आप कैसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होगा? क्या इनका मोशन अभी भी रैंडम ही होगा? ये रैंडम मोशन कर रहे थे पहले, अभी भी रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन अब इन पे इधर की तरफ फोर्स भी लग रहा है, तो ये रैंडम मोशन करते 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 आगे जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ रैंडम मोशन कर रहे थे, और अब इधर फोर्स भी लग रहा है, तो रैंडम मोशन करते 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 आगे जाएंगे। तो आगे भी जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। तो देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स का पाथ कैसा होगा, कुछ इस तरीके का पाथ होगा। देखो ये रैंडम मोशन करते करते चल रहा है, लेकिन ओवरऑल आगे भी बढ़ रहा है। देखिए ये आगे गया, कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन आगे भी जाने की टेंडेंसी उसकी। तो हर कोलिजन के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये रैंडम मोशन कर रहा है लेकिन आगे भी जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि रैंडम मोशन के साथ साथ फ्लो भी हो रहा है। रैंडम मोशन के साथ साथ फ्लो भी हो रहा है। ये जो मोशन है इसको और क्लियरली समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, ये उसका एंगल थीटा। यहां पे एक बॉल रख देंगे तो mg के इन्फ्लुएंस के अंदर में वो नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। अब आप सोचें कि वही इंक्लाइन प्लेन है, वंस अगेन वही बॉल हमने ऊपर रखी, लेकिन यहां पे ऐसे येलो रंग के छोटे 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 नेल्स है, नेल्स, येलो रंग के छोटे छोटे नेल्स है, बहुत सारे यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे। अब भी इसको mg फोर्स नीचे लाने की कोशिश करेगा, जैसे यहां पे डाला था, लेकिन क्या अभी ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये नेल से कोलाइड करेगा। तो इसका पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो नीचे आएगा, कोलाइड करेगा, फिर छिटक के दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, फिर कोलाइड करके छिटक के दूसरे डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसे कोलाइड करते करते ये नीचे आएगा। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जा रहा है, लेकिन कोलाइड करते करते आगे जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। और जब ऐसा हो रहा है तो करंट भी फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इधर जा रहा है, यानी करंट जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब हम एक नया टर्म देखेंगे विच इज इंपॉर्टेंट टर्म, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, VD से। सो आप ऐसा सोचें कि किसी भी टाइम t में जो इलेक्ट्रॉन वो A पॉइंट से B पॉइंट तक चला गया, A पॉइंट से B पॉइंट तक चला गया, तो वो रैंडम मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो आगे वो A से B तक चला गया, A से B तक, दैट डिस्टेंस इज x। तो यहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करते हैं x by t। तो आप समझ रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इफेक्टिव वेलोसिटी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, रैंडम मोशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इफेक्टिव वेलोसिटी है जिससे हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। So this is called drift velocity. अब जनरली हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है इसका हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं इस तरीके से। मतलब हम ये सोचते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में। मतलब ये जो रैंडम मोशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम यहां पे कंसीडर नहीं करते हैं। उसका रीजन ये कि रैंडम मोशन के कारण ऐसे भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के आगे जाने के कारण कर रहा है। तो हम इफेक्टिवली ऐसा सोच रहे हैं कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं आगे की तरफ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट तो अभी भी दोनों केस में सेम ही आएगा, बट इस सिचुएशन को सोचना आसान हो जाएगा, एनालाइज करना आसान हो जाएगा। इसलिए अब हम ये सोचा करेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इफेक्टिवली आगे जाते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। इट मेक्स सेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा आगे जाएंगे, ज्यादा स्पीड से जाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E।
ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहां एक कांस्टेंट आएगा म्यू, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज म्यू इनटू ई. अब आप इसमें ये ध्यान दें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. I flows along electric field. I flows along electric field. जो करंट है, करंट वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर आएगा. तो करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ओम्स लॉ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर. हम उसकी तरफ अग्रसर कर रहे हैं. तो ये हमारे पास कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो क्या लगता है आपको, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये जो करंट है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए? होना चाहिए. इट्स वेरी नेचुरल कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, जल्दी, मतलब फ्लो ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का फ्लो ज्यादा हो रहा है, और चार्ज का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो करंट भी ज्यादा होना चाहिए. अब हम आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे. तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट. तो जो करंट होता है, करंट कैन बी रिटन एज Q डिवाइड बाई T. क्या मतलब होता है इसका, हम पहले भी देख चुके हैं. अगर हम यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें जो कि से A होगा, तो इससे चार्ज क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, तो चार्ज क्रॉस कर रहे हैं. तो T टाइम में जितना चार्ज क्रॉस हो जाएगा वो Q है, वो Q मुझे यहां पे लिखना है. तो वो Q देखे हम कैसे निकालेंगे. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टाइम t इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम. तो t टाइम में इलेक्ट्रॉन्स इतने डिस्टेंस मूव करेंगे. अब आप ये डिस्टेंस कंसीडर करें. दिस डिस्टेंस इज vd इंटू टी. अब मेरा ये कहना है कि इतने रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो t टाइम में इसको क्रॉस कर जाएंगे. इतने रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो t टाइम में क्रॉस कर जाएंगे, और इसके इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे. तो जो Q है उसको हम कैसे निकालेंगे. Q जो है वो इस रीजन में, इतने वॉल्यूम में जो चार्ज है वही Q है, क्योंकि वही t टाइम में क्रॉस करके इधर आने वाला है. तो ये Q कैसे निकालेंगे हम. तो Q ऐसे निकालेंगे, पहले तो इस रीजन का वॉल्यूम लिखें, दैट विल बी A इंटू वी डी इंटू टी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्टेंस. तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम. इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इतने वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया कि इतने रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. चार्ज कितना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, चार्ज होगा दिस इंटू ई. तो दिस इज अ Q इन दिस रीजन. तो जब मेरा करंट वो कितना हो जाएगा, तो करंट इज Q बाई टी. सो दैट विल बी फ्रॉम हेयर NEAVD लाइक दिस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. ये आपको याद होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही बता रही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ज्यादा होने पे करंट जो है वो ज्यादा होगा, जैसे कि हम एनालाइज कर ही चुके हैं. इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है. NEA, अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, म्यू इंटू ई लिखी जा सकती है, म्यू इंटू ई. अब यहां पे NE म्यू, ये तीनों को साथ में कर लें. ये तीनों एक्चुअली कांस्टेंट से कर देखा जाता है. म्यू तो एक कांस्टेंट होता है, ये ई इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो कभी चेंज होना नहीं है. एन जो है वो भी एक कांस्टेंट है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो किसी मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होता है. अब इन तीनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके हम एक नया कांस्टेंट लिखते हैं सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. इसको कंडक्टिविटी का नाम दिया गया, कंडक्टिविटी. तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नया फॉर्मूला आ गया करंट का. तो मीन्स करंट इज सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ई. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ये बता रहा है कि अगर ई ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो करंट क्या होगा, ज्यादा. ये भी सही बात है, क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही तो सारा लोचा हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे और करंट भी ज्यादा होगा। सो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज टेलिंग अस। यहां पे एक और टर्म डिफाइन करेंगे J, दैट इज डिफाइंड एज I अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। I अपॉन ए, J को बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो इस J का फिजिकल मीनिंग क्या है? तो ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, करंट इधर फ्लो कर रहा है। J का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो हमने यूनिट एरिया अगर ले लिया, यूनिट एरिया, तो उससे कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, कुछ करंट। वो जो करंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? J, यूनिट एरिया से फ्लो करने वाला करंट। अब देख सकते हैं कि अगर वो I अपॉन ए है तो इस फॉर्मूले से हम इसको लिखते हैं NE इंटू VD, और इस फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू E, लाइक दिस। ओके, सो वही सिचुएशन है हमारे पास फिर से। यहां पे हम क्या करें, ये कंडक्टर का लेंथ L कंसिडर कर रहे हैं, लेंथ L। तो क्या इस A पॉइंट और B पॉइंट, A और B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनफैक्ट अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा, इधर B से, तो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है? कम हो रहा है पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? कम। बट एनीवेज, A और B के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं, A और B के पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज उसका मैग्नीट्यूड E इंटू L यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स। तुमने E को यहां कांस्टेंट माना है, कांस्टेंट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो अब देखें, जो करंट हमने ड्राइव किया है दैट इज सिग्मा A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखता हूं मैं डेल्टा V डिवाइड बाई L, इस तरीके से। अब यहां पे ये जो सिग्मा है उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन रो, where rho is definitely another constant that is reciprocal of sigma, और इसका नाम होता है रेसिस्टिविटी। rho is called resistivity. Now this equation can be written as delta V divided by rho L upon A, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये जो क्वांटिटी है ये आपने देखी होगी, अब तो आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिखते हैं R, where R is rho L upon A and R is called resistance. From here we'll get, यहां से हमारे पास आ जाता है I equals to delta V upon R, which is called Ohm's law. ये इक्वेशन करंट की सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा फिलोसफिकल वे में भी एनालाइज कर सकते हैं। ये जो डेल्टा V है वो तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है वो। और ये जो R है ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्यों? क्योंकि आप R की वैल्यू ही देखो ना, दैट इज रो L अपॉन ए। तो रो जो है वो एक कांस्टेंट है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, L जो है वो उसकी लेंथ है मटेरियल की, कंडक्टर की, A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो R है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो इक्वेशन है अब I इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन R, ये देखा जाए तो एक इक्वेशन ही अपने आप में बहुत बड़ी फिजिक्स है। कैसे? तो आप देखें इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, बात तो हालांकि कर ही चुके हैं उसकी, बट एक बार रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट को फ्लो कराना चाहते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो रास्ते में कोलाइड करते जाते हैं, कोलाइड, जिनके कारण फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, करंट कम होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट को फ्लो करवाना चाह रहे हैं, और जो सब्सटेंस है वो कोलिजन करा के करंट को कम करना चाह रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना चाह रहा है, करंट फ्लो कराना चाह रहा है, लेकिन सब्सटेंस कोलिजन करा के करंट को कम करना चाह रहा है। ये इक्वेशन उस पूरे मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करके हमें बताती है। अब देखें ये जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू फ्लो करंट।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो V भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जितनी ज्यादा होगी मतलब करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। और ये जो R है दैट इज रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ मटेरियल टू स्टॉप करंट बाय कोलिजन। तो जो मटेरियल है वो कोलिजन के कारण करंट को रोकना चाह रहा है, ये उसके पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। तो ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है करंट फ्लो को। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एफर्ट करंट को आगे फ्लो कराने का रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और दूसरा मटेरियल का कोलिजन करा के करंट को रोकने की कोशिश, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किया, आप देखिए उनको, ये समरी टाइप का हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ लेट्स डू दिस एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है कि एक कंडक्टर है। अभी तक जो हम कंडक्टर देख रहे थे वो सिलिंड्रिकल था। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे हम इधर जा रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। लास्ट केसेस जो हम देख रहे थे उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट था, वो सिलिंड्रिकल था, ये फ्रस्टम टाइप है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें आंसर करने। फिर द फर्स्ट क्वेश्चन इज IP और IQ, मतलब यहां से जो करंट पास कर रहा है दैट इज बीइंग कॉल्ड IP, और यहां से जो करंट पास कर रहा है दैट इज बीइंग कॉल्ड IQ। तो हमारा बताना IP और IQ दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों में से कौन बड़ा है? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज कि दोनों ही बराबर हैं। क्यों दोनों ही बराबर हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो कर रहे हैं, इधर इधर मूव कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे क्रॉस कर रहे होंगे वही तो आगे जाके इससे क्रॉस करेंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो इससे क्रॉस कर रहे हैं वही मूव करते यहां तक पहुंचेंगे और फिर इससे क्रॉस करेंगे, यानी दोनों से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं, इसलिए दोनों में करंट भी क्या होगा, सेम। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है JP एंड JQ, इनमें से कौन बड़ा है, JP एंड JQ। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये तो बेसिकली J जो होता है दैट इज I अपॉन A। तो I तो सेम है दोनों जगह पे, तो P का एरिया ज्यादा है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी, कम, लाइक दिस। थर्ड में आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि P पॉइंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है या Q पॉइंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, I इक्वल्स टू NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I जो है वो तो सेम है दोनों ही जगह पे। P पे A is greater, it means drift velocity will be lesser. Like this. फोर्थली आप ये बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है, P पे और Q पे से कहां पे ज्यादा है। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें, तो I इक्वल्स टू सिग्मा AE। तो I तो हर जगह सेम है, A P पे A ज्यादा है, तो क्योंकि I सेम है तो A ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना पड़ेगा, कम। इट मीन्स P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है। लेट्स डू दिस एग्जांपल। इसमें वही फ्रस्टम शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लास्ट एग्जाम में बात कर रहे थे। इस मटेरियल का रो दिया हुआ है 6, इसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख सकते हैं वेरी कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस x क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। हमें इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास ऐसा कंडक्टर होता, ये यूनिफॉर्म है, इसका एरिया चेंज नहीं हो रहा, आप देखें इसका एरिया चेंज हो रहा था, तो अगर ऐसा कंडक्टर होता तो रेजिस्टेंस में लिख देता रो L अपॉन A, जो कि हमने देखा है। लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना डायरेक्टली भी पॉसिबल नहीं है। क्यों ये फॉर्मूला यूज करना पॉसिबल नहीं है? इसके लिए क्योंकि इसमें A जो है वो तो वेरी कर रहा है, कम होता जा रहा है इधर, तो मैं कौन सा A लिखूं, क्योंकि हर जगह पे A जो है वो तो क्या है, अलग अलग, यहां ज्यादा और यहां कम, तो फिर मैं कहां का A लिखूं, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो क्या करें यहां पे, आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट हमने बहुत देखा है।
तो व्हाट टू डू, तो हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे कुछ इस तरीके से। x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंटल डिस्क लिया जिसकी थिकनेस dx है, dx। अब हम क्या